ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो आज की हमारी कहानी है एक अनबोलती रानी की। अनबोलती यानी कि वो पहले से तो बोलती थी, लेकिन बाद में जब शादी के बाद वो बोलना बंद कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए राजा तरस जाते हैं और तरस कर ही मर जाते हैं। तो चलिए, ये ऐसी एक प्रेम कहानी जो एक तरफा था, उसकी वीडियो आपसे शेयर करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा रानी किसी नगर में राज्य करते हैं। राजा रानी बहुत ही दयालु और दयनीय होते हैं, दानवीर होते हैं, हमेशा दान दक्षिणा देते रहते हैं, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन उनके घर एक भी संतान नहीं होता। बहुत वर्षों बीतने के बाद उनके घर में किलकारी गूंजने वाली होती है और अंतिम वो दिन आ जाता है जिस दिन उस बच्ची का जन्म होने वाला होता है। उनके घर एक सुंदर सी बच्ची जन्म लेती है, लेकिन ये क्या, जन्म लेते ही रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा अपनी बच्ची को गोद में लेते हैं और उठाकर बड़े प्यार से उसको देखते हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर वो सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी रानी की एक अंतिम निशानी समझकर अपने पास रख लेते हैं। सभी बलाओं से दूर रखने लगते हैं। अब सभी लोग यही कहते हैं कि अपनी बिटिया को बचा कर रखना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत आपकी बेटी है कि कोई भी कुछ नज़र लगा सकता है। अपनी बिटिया को हमेशा राजमहल में रखना और उसे कैद खाना की तरह रखते थे, यानी कि जो चीज़ चाहिए उससे ज़रूरत की चीज़ें वो ला कर देते। और इतनी खूबसूरत थी वो, इतनी ज़्यादा कि उसका नाम खूबसूरती से परी रख दिया गया था। अप्सरा की परी कोई कोई बोलते थे कि कितनी खूबसूरत है, हर कोई उसकी तारीफ़ें करता। उसकी मौसी जो हमेशा आकर उसकी देखभाल कर दिया करती थी। राजा ने लेकिन दूसरी शादी नहीं की। उन्हें पता था कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो मेरी बेटी का ख्याल वो नहीं रख पाएगी, इसलिए अपनी बेटी को हर बलाओं से दूर रखते थे। जो चीज़ चाहिए उसे घर में ला कर देते थे, उसके लिए पहरेदार रखते थे कि मेरी बेटी को कोई नुकसान ना हो। हर चीज़ मांगने पर पहले ही उसे मिल जाता था। पहरेदार लगे रहते थे कि कोई अंदर ना आ सके, कोई बाहर ना जा सके उनकी इजाज़त के बिना। एक उसी कहते हैं ना कि ऐसा तो होता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा दुश्मन ज़रूर होता है जो हमारे से जलता होता है। उसी बीच में एक उनकी बेटी की, एक परी की एक दोस्त होती है, फ्रेंड, जो पास में ही रहती है, जिसका नाम होता है बला। उसका नाम ही होता है बला। और वो भी इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन परी से ज़्यादा नहीं होती है, जिससे वो हमेशा परी से जलती रहती है कि कितनी खूबसूरत है। और इसके नाम चर्चे इतने हैं कि मैं इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए हमेशा उसे नीचा गिराने की कोशिश करती रहती है। अब एक दिन उसके मन में एक आइडिया आता है और वो उसके पास जाती है और बोलती है कि देखो, पास के एक बगीचे में ना अमरूद का पेड़ है। इतने कच्चे कच्चे अमरूद खाकर ना मज़े आ जाते हैं। पके भी अमरूद है उस पर, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। तब परी बोलती है कि वहाँ से तो तोड़कर ही पिताजी मेरे लिए भी लेकर आते हैं, बहुत ही टेस्टी है, लेकिन अब इसे अपनी चक्कर लगाने थे कि किस तरह से मैं इसको अपने चक्कर में फंसा लूँ। इसलिए बोलती है, बला बोलती है कि क्यों तुम वहाँ से तोड़ कर खाओगी ना तो और भी मज़ा आएगा, तुम एक बार खा के तो देखो, चलो मेरे साथ। लेकिन परी बोलती है कि परी बहुत भोली भाली होती है, किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। परी बोलती है लेकिन पिताजी ने तो चारों तरफ पहरेदार लगाए हैं, कैसे मैं जाऊँगी। तब बला बोलती है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसका उपाय कर देती हूँ। अब बला बाहर जाके पहरेदारों से कहती है कि परी कुछ देर विश्राम करना चाहती हैं, उनके माथे में दर्द है, इसलिए कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। सभी पहरेदार मान लेते हैं और परी को ले जाने के लिए बला अपना चाल चल देती है। वो जानती है कि आज जो बाहर से एक दूसरे राज्य के जो लोग हैं, यानी दूसरे राज्य होता है, बगल में जो राज्य होता है, जो राजा का विरोधी होता है, उसके सैनिक वहाँ से गुजरने वाले हैं उसी बगीचे से। वो जानती थी कि इस तरह से मैं परी को लेके जाऊँगी तो इसे बंदी भी बनाएंगे और इससे इसकी इज्जत उछाली जाएगी और फिर इसका नामो निशान नहीं रहेगा, फिर इसके आगे मैं ही रहूँगी। बस उसकी बेइज्जती करने के लिए वो उसे ले जाना चाहती है। अब उसकी जगह उसके पलंग पर बहुत सारे तकियों को लेटाकर चादर उड़ा देती है और एक साड़ी का लंबा सा
जो रस्सी बनाकर परी को नीचे रास्ते से, जो रास्ता होता है उसका खिड़की होता है, वहाँ से नीचे उतार देती है, खुद भी उतर जाती है। और बगीचे में जाते हैं, वहाँ पर परी अमरूद तोड़कर खाती है। और उसने बहुत दिनों बाद, यानी बचपन से कभी बाहर उतना निकली नहीं होती है, इसलिए जब वो निकलती है बाहर की धरती देखकर बहुत खुश होती है। इधर से उधर मटकती है, इधर से उधर देखती है, उसे बहुत ही प्यारा लगता है सब दृश्य और देखकर बहुत खुश होती है। उसे पहली बार ऐसा लगता है कि उसे आज़ादी मिली है। अब ये बला दूर खड़ी होकर इंतजार करती है कि कब जो है विरोधी सैनिक आए और इसे परी को उठाकर ले जाए यहाँ से। परी इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी उसे देखकर बेहोश सा हो जाता है, एकदम उसकी ख्यालों में खो जाता है। बस वो यही चाहती थी बला कि कभी भी उसके जो विरोधी सैनिक आए और इस पर लट्टू होकर इसको यहाँ से उठा कर ले जाए। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बगल के जो राजकुमार थे, राज्य के राजकुमार, उस दिन ही वापस लौटे थे अपनी शिक्षा दीक्षा लेकर और अचानक वहाँ आए तो उनको ऐसा फील हुआ, उन्होंने शिकारी के लिए तीर चलाया तो उनको ऐसा लगा कि इस बगीचे में कोई और भी है, इसलिए उतर कर जैसे झांकने लगे। अचानक उनकी नज़र परी पर पड़ती है, परी उनके साथ टकराती है। परी को एक झलक ही देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। ये बात बला को नहीं पता होती है कि अब परी इधर से उधर घूम रही है, इधर से उधर भाग रही है। अचानक वो टकरा जाती है राजकुमार से। राजकुमार से देखकर एकदम मदहोश हो जाते हैं और उसके ही ख्यालों में खो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब राजकुमारी होती है उनकी आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन राजकुमार के आगे वही चेहरा जो है रहता है। अचानक सेनापति जो होते हैं आगे के आगे बोलते हैं, राजकुमार चलिए यहाँ से, अपने महल चलिए। राजकुमार को अब वही चेहरे जो है ख्यालों में आता है और परी का ही ध्यान रहता है, लेकिन परी इस सब चीज़ों में नहीं पड़ी होती है और ना ही वो बला को इस बारे में बताती है कि उसकी किससे मुलाकात हुई है। घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वहाँ पर पहरेदारों की क्लास लगती है कि परी कैसे बाहर निकल गई तुम्हारे रहते हुए। सभी ने पहरेदार की तो हवा निकली हुई है कि आज उनकी नौकरी खतरे में है। अचानक परी घर के अंदर एंटर करती है, तब पिताजी बहुत गुस्सा कर बोलते हैं कि तुम कैसे बाहर चली गई, कैसे तुम्हें किसने कहा जाने के लिए। अब उनको पिताजी को उनको पता होता है कि परी अपने आप तो जा नहीं सकती है क्योंकि इतनी भोली है, इसे ज़रूर किसी ने बहलाया फुसलाया होगा तभी गई होगी, और बिन माँ की बच्ची है तो क्या कर सकती है, मैं इसे कितना दिन। अब मुझे उस दिन अपनी पत्नी की बहुत याद आती है कि अगर मेरी पत्नी होती तो मेरी बेटी को अच्छे से संस्कार देती, संभाल के रखती, मैं कितना इसका ख्याल रखूँगा। और उन्हें ये बात भी समझ आ जाता है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, इसकी शादी कर देनी चाहिए। परी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन ये जो चाल चली थी बला ने उसकी तो फेल हो जाता है। अब वो सोचती है कि मुझे कोई और चाल चलना पड़ेगा, उसकी तो कोई चाल ही नहीं चलती है। इधर राजकुमार का हाल ख़राब रहता है परी से मिलने के बाद, और वो सोचते हैं कि एक बार और मैं उस लड़की से मिल जाऊं किसी तरह से, उसके बाद मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा। और इधर क्या होता है, राजकुमार रात भर सो नहीं पाते हैं। उनकी माँ उन्हें पूछती हैं क्या बात है बेटा, तब अपनी माँ से बात करते हैं कि माँ आप मुझे बचपन में परियों की कहानी सुनाया करती थी, क्या सच में परियां होती हैं? आज मैंने एक परी को देखा है। उनकी माँ समझ जाती हैं, मुस्कुरा देती हैं और समझ जाती हैं कि मेरे बेटे को किसी से प्रेम हुआ है और वो अब शादी की उम्र लायक हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। वो बोलती है बेटा तुम चिंता मत करो, परी अगर तुम्हें दिखी है तो ज़रूर मिल जाएगी, और अभी आराम से विश्राम करके सो जाओ। लगभग 2 महीने बीत जाता है, परी की तलाश में रहते हैं कि मुझे वो कहीं से परी मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। अब 2 महीने तक वो ढूंढते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। और इधर जो राजकुमारी परी होती हैं वो अपना काम में, यानी कि घर में जैसे रहती हैं वैसे ही रहती हैं, लेकिन उनको कभी भी एक बार भी अपने उस बारे में ख्याल नहीं करती, क्योंकि अभी तक उसके ऐसी कभी उसने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं होता, क्योंकि हमेशा घर के अंदर कैद, इसकी वजह से उसके बाहर के माहौल पता नहीं होते हैं। एक दिन राजा के जो बेटे होते राजकुमार नगर का मुआयना करने के निकलते हैं, साथ में वो दूसरे राज्य में चले जा देखते हैं वहाँ पर परी एक बरामदे में खड़ी होकर आसपास के नज़ारे देख रही है। अब वो
ये देखकर समझ जाते हैं कि ये वही परी है, वही लड़की है जो मुझसे बगीचे में मिली थी। अब उसका नाम पता जानने के लिए अपने सैनिकों को बोल देते हैं कि सैनिक जाइए और इन लड़की के बारे में पूरा पता लगाइए। सैनिक दूसरे दिन सब कुछ पता लगा कर आते हैं और राजकुमार को ये बात बताते हैं कि उसका नाम परी है और वो इस दूसरे राज्य की राजा की बेटी हैं। लेकिन उनके जो पिताजी है उनकी स्थिति ठीक नहीं है। पहले जब रानी थी तो वो काफ़ी अच्छे रहते थे, लेकिन अभी उनकी थोड़ी सी गरीबी आ गई है, जिसकी वजह से अपनी बेटी का भी ध्यान जो है उतना ठीक से नहीं रख पाते हैं। अब ये सब पता लगाने के बाद राजकुमार अपनी माँ और बाबा से बोलते हैं कि हमें उस लड़की का पता चल गया है, आप लोग को शगुन लेकर जाना होगा। राजकुमार के माता पिता शगुन लेकर उस नगर में पहुंच जाते हैं और परी से मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके बेटे के लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं। आपकी बेटी हमारे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए हम आपके बेटी का हाथ मांगते हैं। राजा ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी तो आज तक घर से निकली नहीं, फिर ये कैसे हो गया। तब राजकुमार के माता पिता ने बताया कि एक दिन आपकी बेटी हमारे बेटे से बगीचे में मिली थी, जिसकी वजह से मेरे बेटे को आपकी बेटी जो है पसंद आ गई है। ये बात सुनकर पिताजी जो है लड़की के बहुत खुश होते हैं। उनके बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी रिश्ता मंजूर है। एक झलक देखने के लिए जो राजकुमार की जो माँ होती हैं वो परी को नीचे बुलाती हैं। जैसे ही परी नीचे आती हैं वो उसे देखती रह जाती हैं और बोलती हैं सच में मेरे बेटे ने हीरे को चुना है। घर जाती हैं और राजकुमार को बोलती हैं कि उनको भी रिश्ता पसंद है। अब बात शादी की आ जाती है। शादी के लिए गहने जेवर सब पहुँचाया जाता है। ये देखकर बला बहुत जल रही है और ये सोच रही है कि कैसे मैं इसका रिश्ता तोड़वा दूं, लेकिन अभी कहीं गुंजाइश नहीं लग रहा है। अब उसके मन में दिन भर आइडियाज़ चलते रहते हैं, विचार कि कैसे मैं कौन सा तरकीब निकालूं कि ये परी जो है घर बसा कर भी अच्छे से बसा ना पाए। शादी वाले दिन वो परी के कमरे में पहुंचती है और बोलती है परी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो राजकुमार है ना वो बहुत कंजूस है, इतना ख़राब सामान भेजे हैं ना कि लोग थू थू कर रहे हैं। वो बोलती है कि क्या सच में? परी इतनी भोली होती है कि अपनी दोस्त की बात मानने लगती है, अपनी फ्रेंड की बात जो है यकीन करने लगती है। बोलती है हाँ परी, तुम्हें पता है कैसी साड़ियाँ कैसे जेवर जेवरात लेकर आए ना कि सब लोग कह रहे हैं कि इतना बड़े घर का राजा होकर और एक राजकुमारी से विवाह करने और भी कैसे कपड़े लेकर आया है, सब थू थू कर रहा है। तब बोलती है परी तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अपने पति से कभी बात नहीं करती। अब इतनी भोली लड़की उसकी बातों में आ जाती है और बोलती है ठीक है, मैं भी अपने पति से कभी बात नहीं करूँगी। अब धीरे धीरे इनकी शादी का दिन आ जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन परी को अपनी सखी की बात जो है याद रहती है और बोलती है कि मैं तो कभी बात नहीं करूँगी इनसे। पहली रात जब दोनों मिलते हैं तो राजकुमार जो बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन परी एक शब्द नहीं बोलती। ये सुनकर देखकर राजकुमार सोचते हैं कि शायद नई जगह है इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो एक रात जो होता है वहाँ पे सो जाते हैं और सुबह उठने के बाद अपने कमरे से चले जाते हैं। लगभग 5 दिन ऐसे ही हो जाता है, लेकिन रानी एक शब्द भी अपने राजकुमार से नहीं बोलती। राज्य का कारोबार सब देखती है, रसोई का सब काम देखती है, लेकिन राजा के आते वहाँ से जाने लगती है, उनसे बात नहीं करती। अब धीरे धीरे राजकुमार को समझ नहीं आता है और वो पूछने की कोशिश करते हैं कि राजकुमारी आखिर मुझसे कोई गलती हुई है या फिर ऐसी कोई बात है जो आपसे मुझसे नाराज़ है तो मुझे बता सकती है। लेकिन परी को अपनी दोस्त की बात याद रहती है कि इन्होंने मेरी खातिरदारी में कमी की है, यानी मुझसे प्रेम कम करते हैं। उसे ये लगता है कि मुझसे प्रेम कम करते हैं, इसलिए मुझे इन्होंने अच्छे अच्छे सामान नहीं दिए हैं, बस इन्हें तो मेरे राज्य से मतलब है, शायद इसलिए उन्होंने मुझसे शादी किया। मेरी दोस्त ने बताया था कि हो सकता है ये शादी इसलिए करे, इस राज्य को हड़पना चाहती हूँ, इन्हें मुझसे प्रेम नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ अच्छा सामान नहीं दिया। और बस इसी बात को लेकर परी ने कम से कम
2 साल अपने पति से बात नहीं की, एक गलतफहमी की वजह से। इधर जब 2 साल बाद जब वो अपने घर मिलने जाती है तो सबसे पहले उसकी जो दोस्त होती है बला पहुंचती है बात जानने के लिए कि आखिर असलियत क्या है। तो पता चलता है तो परी बोलती है कि तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, मैंने राजकुमार से एक शब्द नहीं बोला है, 2 साल हो गया। बला बहुत खुश होती है कि चलो अच्छा है, इसका घर टूट रहा है और मैंने इसको बात नहीं करने दिया, चलो इस तरह से नहीं तो ऐसे तो तैसे मैंने इसका जो है ना घर तोड़ ही दिया है एक तरफ से। अब क्या करती, परी को तो एकदम मासूम थी, उसे तो कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। 2 साल बाद उसके पिताजी बोलते हैं राजकुमारी के कि राजकुमार मैं तो घर बहुत संभाल लिया, राज्यपाट अब तुम्हें संभालना है, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था तीर्थ यात्रा करने के लिए, इसलिए अब तुम ये सब संभालो और मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकलता हूँ। अब राज्य का सारा भार सौंप देते हैं राजा अपने बेटे पर और निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। 2 साल तक तभी भी उनकी जो पत्नी होती है उनसे एक शब्द नहीं बोलती है। 3 साल बीत जाता है, 4 साल बीत जाता है, 5वें साल उनकी जो माँ होती हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु की वजह से और पिता जो चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, जब उन्हें भी इस चीज़ की खबर मिलती है कि उनकी पत्नी नहीं रही तो वो भी वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं। माँ बाप का इतना बड़ा गहरा सदमा लगने के बाद वो बहुत बिखर जाते हैं और राज्य का भार भी उन्हें संभालना होता है। फिर भी वो चाहते हैं कि एक बार मेरा साथ दे मेरी पत्नी तो मैं इस भार को भी सह लूँगा, लेकिन उनकी पत्नी जो होती है बिल्कुल उनसे बात नहीं करती है, सारा कार्यभार सब देखती है लेकिन बात नहीं करती है। 5-6 साल बाद जब किसी मंत्री को ये चीज़ पता चलता है, एक दासी इस चीज़ खबर को पहुंचाती है मंत्री के पास कि रानी जो हैं राजकुमारी यानी जो हमारे महाराज बन चुके हैं उनसे तो बात ही नहीं करती हैं। अब इस चीज़ की बहुत भनक मिल जाती है सबको और सभी तरफ ये खबर फैल जाता है कि दोनों में आपस में बात नहीं होती है। अब क्या करें, अब इस बात को लेकर बहुत चर्चा होने लगती है। जो विरोधी राज्य होता है, विरोधी राज्य, उन्हें इस बात को खबर मिल जाता है कि राजकुमार और जो राजा है और रानी के बीच में बातचीत नहीं होती। इस बात को लेकर वो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी जानते हैं कि जब इन दोनों में बात ही नहीं हो रही है तो इनके घर बारिश नहीं होने वाला है और बारिश नहीं होगा तो ये सारा राज्य हमारा हो सकता है जब हम राजा को मार देंगे। लेकिन मंत्री लोग किस तरह से उसको बचा लेते हैं राजा को। और अब दरबार लगाने की बात आती है। मंत्री सभी विचार विमर्श करते हैं, मंत्री सेनापति, कि देखिए अगर आपके बीच और रानी के बीच बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, आपको सिर्फ राज्य नहीं संभालना बल्कि इसको उत्तराधिकारी भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा यहाँ का, आपको देना पड़े। आज तो हमने जैसे तैसे आपको बचा लिया, लेकिन जैसे ही विरोधी जो राज्य है उनको धीरे धीरे बात फैलती जाएगी तो आप पर डेली आक्रमण करेंगे और उसके बाद ये राज्य पाठ अपने हाथ में ले लेंगे, तब क्या करेंगे, आपको रानी से बात करनी पड़ेगी। अब ये मजबूर राजा क्या करे, फैसला सुनाने वाला राजा अब क्या करते हैं, अपने राज्य को, अपने जो राज्य के लोगों को मुंह देखते हुए बोलते हैं ठीक है हम रानी से बात करेंगे। दूसरे दिन राजा अपने महल में जाते हैं और रानी से सारी बातें बताते हैं कि ऐसा ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन रानी ने एक शब्द नहीं बोला। रानी ने एक शब्द नहीं बोला। उसके अगले दिन राजा ने रानी को दरबार में बुलाया और सबके सामने ये बात शुरू की। उन्होंने कहा कि देखिए रानी, आप मुझसे बात नहीं करती, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन आप नहीं करना चाहती हैं, ये सभी को पता चल चुका है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती हैं, मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन बाद आपका मन बदला तो ठीक है, फिर भी अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा और आपको एक दासी का काम दिया जाएगा जो छज्जे पर कबूतरों को उड़ाती हुई नजर आएगी। रानी ने कुछ नहीं बोला। राजा 2-3 तक चैन से ना सो पाए ना खा पाए, सिर्फ रानी की आवाज़ सुनने के लिए कि रानी क्या बोलेंगी। 2 दिन बाद रानी दरबार में पेश आती हैं और राजा पूछते हैं कि आपका क्या, आपने 2 दिन आपके बीत गए हैं, अब बताइए आपका क्या फैसला है। रानी बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। अब जैसा कि राजा को फैसला सुनाना था सबके सामने, इसलिए राजा समझ गए कि रानी अब बोलने वाली नहीं है। राजा ने कहा देखिए, मैंने आपका
इम्तिहान लिया, आपका सब कुछ कहा, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब ये कि अभी आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तो ठीक है, आपको आज से ही काम दिया जा रहा है दासी बनने का। आप दासी बनिए, आप दासी बनना चाहती हैं तो दासी बनिए। लेकिन राजा ये फैसला दिल पर पत्थर रख के सुना, क्योंकि रानी को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन रानी ने ऐसा किया जिसकी वजह से राजा को ये सब करना पड़ा। राजा ने अपनी रानी को एक सज़ा सुना दिया और राजा रात भर सो नहीं पाए सज़ा सुनाकर। रानी उस छत पर अकेले रहती और कबूतरों को दाना खिलाती, उड़ाती। और इधर राजा की दूसरी शादी होगी, दूसरी रानी आ गई जिसका नाम था सोमवती। सोमवती बहुत ही सुंदर थी, संस्कारी थी, लेकिन उसके अंदर एक जलन रहती थी अपनी सौत को लेकर कि कहीं किसी दिन रानी बोल पड़ी तो राजा उसके ना हो जाए, इसलिए थोड़ा वो डर कर रहती थी। कुछ दिनों बाद, 2 साल बाद, उनके घर एक राजकुमार जन्म लेते हैं, बहुत ही सुंदर। तभी भी राजा लगे रहते हैं, उनका मन जो है रानी की तरफ रहता है अपनी, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, परी की तरफ। वो हमेशा उसकी ताक में रहते थे कि एक बार मुझसे अभी भी बोल दे, मैं उसका हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा होना नहीं था। रानी को इससे कोई मतलब नहीं, वो चुपचाप अपना काम करती। लेकिन उसकी एक सौत आ गई, एक बच्चा आ गया घर में, लेकिन उसको इस सब बच्चे किसी से मतलब नहीं रहता था। वो अपने काम में लगी रहती। सिर्फ एक जिद के कारण उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। भोलापन इंसान में रहता है, ठीक है, लेकिन इतना भोलापन भी नहीं कि अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ले। रानी ने इतनी भोलापन था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। राजा इतना अच्छा इंसान मिलने के बावजूद वो ऐसे दासी बनकर रहने लगी। अब एक दिन की बात है, बहुत रात हो गया था और रात में बहुत ठंड पड़ रही थी। रानी ठंड के मारे सिकुड़ गई थी और उसे एहसास हो रहा था, आज बहुत दिन बाद उसे फीलिंग आ रही थी इस चीज़ की कि मैंने राजा साहब के साथ बहुत गलत किया, मैंने उनसे प्रेम नहीं किया। अब वो बहुत उम्र हो चुका था रानी का, और इतने उम्र के बाद वो ढल सी गई थी, कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अचानक वो रात को आती है और राजा साहब के गेट खटखटाती है। सोमवती गेट खोलती है, तब बोलती है क्या है। तब जो रानी होती है, परी, वो बोलती हैं कि मुझे राजा साहब से माफ़ी मांगना है कि मैंने अपनी बहुत गलतियां की, उनको बहुत कष्ट दिए हैं। सोमवती को डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर राजा जी ने उन्हें माफ़ कर दिया तो मुझसे छिन जाएंगे, इसलिए वो बोलती है सुबह आकर बात करना, राजा जी अभी सो रहे हैं। रानी चुपचाप चली जाती है और वहीं पर किकुड़ कर सिकुड़ते हुए सो जाती है। लेकिन उसका क्या, ठंड के मारे उसकी जान निकलने वाली होती है। तभी रानी को, सोमवती को ऐसा फीलिंग होता है, एहसास होता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। आधी रात को फिर वो अपने पति को उठाती है कि जाइए, आपकी रानी बोलने वाली थी। अनबोलती रानी, जिसे सबने अनबोलती नाम दे दिया है, जो नहीं बोल रही थी, आज वो बोली है और आपसे कुछ बोलना चाहती थी, आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। राजा ये सुनते कि रानी मुझसे मिलने आई थी और मुझसे बोलना चाहती है, वो दौड़े दौड़े छत पर जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि उसने अपने प्राण निकाल दिए हैं और वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। राजा पूरा टूट से जाते हैं और इधर सोमवती को बहुत पछतावा होता है कि मैंने उसी टाइम क्यों नहीं उठा दिया राजा साहब को। उसे बहुत ये एहसास होता है कि मेरी वजह से अनबोलती रानी जो परी थी उसकी प्राण निकल गए हैं, नहीं तो उसी टाइम अगर राजा जी इसके पास आते तो शायद ये बच पाती। ठंड के मारे इसकी जान निकल गई। दरबारियों ने, सभी लोगों ने उसका नाम अनबोलती रख दिया था, क्योंकि वो राजा से कभी बात नहीं करती थी और बाकी लोगों से भी बहुत कम बोलती थी, इसलिए उसका नाम अनबोलती रख दिया गया था। और इतनी सुंदर थी इसलिए उसका नाम परी रख दिया गया था। लेकिन इतनी भोली भी थी जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी भी ख़राब कर ली थी। अब इधर राजा की हालत ख़राब होने लगी। वो रानी को देखकर ही जीते थे, लेकिन अब रानी नहीं रही, इसलिए अब वो अब भी नहीं रहना चाहते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने भी प्राण त्याग दिया और प्राण त्यागने से पहले अपनी सोमवती रानी से ये वचन लेने के लिए कहा, वचन देने के लिए कि वो अपने बेटे को अच्छे से शिक्षा देगी, अच्छे से बड़ा करेगी और राजगद्दी पर बैठाएगी। सोमवती को ये चीज़ का एहसास हुआ कि शायद मेरे कर्मों का सज़ा मिला, इसलिए मुझे ये सब छोड़ के चले गए। मैंने उस दिन ही राजा साहब को जल्दी उठा दिया होता तो शायद आज अनबोलती रानी भी जिंदा होती और मेरे पति भी जीवित रहते। लेकिन ये गलती मेरी थी कि मैंने इनको उठाया नहीं, जिसके वजह से आज अनबोलती रानी चली गई और अनबोलती रानी के कारण मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। उसे भी ये एहसास हुआ कि मेरे से ज़्यादा कदर अनबोलती रानी की थी
और राजा साहब ने इतना ज़्यादा अनबोलती रानी से प्रेम किया था कि जिसके कारण उन्हें अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों ये थी अनबोलती रानी की कहानी। कहेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक पति पत्नी का ऐसा प्यार जो एक तरफा था, एक राजा का प्यार जो रानी के लिए एक तरफा था। रानी ने कभी राजा से प्रेम किया ही नहीं, वो बस अपनी सखी के कहाव में ही आती रही और राजा ने उसे बेपनाह प्यार किया, लेकिन उसे प्यार नहीं मिला। और अपने प्यार नहीं मिलने के कारण वो उसे देखकर जीते थे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी टूट से गए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी आज की कहानी। तो आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी आज की कहानी। चलिए आपसे मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।